नमस्कार दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ। ये जो अपडेट है, बिहार सरकार के द्वारा जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी के छात्र-छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए एक छात्रवृत्ति मिलती है। ये जो छात्रवृत्ति है, वो 10th के बाद 11th-12th 11th-12th ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए, यहाँ तक कि पीएचडी के लिए भी ये छात्रवृत्ति आपको मिलती है। इसी संबंध में मैं आपसे इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूँ कि ये बिहार सरकार का केंद्र आता है। फिलहाल जो मैंने पोर्टल खोल रखा है वो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति, इसी प्रकार एसटी-एससी के लिए भी अवेलेबल है। और इसमें अगर बात की जाए तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये 15 जुलाई से चालू हो चुकी है और ये 15 सितंबर तक आप इस पे फॉर्म भर सकते हैं अपना। आगे अगर बात करें तो इसमें इसमें सभी संबंधित छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 26-27 हेतु छात्रवृत्ति शैक्षणिक सहायता के लिए 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक आपसे फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक पात्र छात्र-छात्राएँ निर्धारित तिथि के भीतर पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या लगेगा, ये मैं आपको बता दूँ, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं। इसमें पहला है, आवेदन के लिए सिर्फ़ आपको केवल आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कोर्स ईयर, शैक्षणिक सत्र के अनुसार स्वतः, मतलब इसमें एकेडमिक ईयर, अभी जो एकेडमिक ईयर चल रहा है 2026-27 के लिए पोर्टल खुला हुआ है। आगे है कि आपका जो आधार सीडिंग होना चाहिए आपके बैंक से, ताकि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो सरकार द्वारा आपके अकाउंट में भेजा जाता है, अगर आधार सीडिंग नहीं है तो फिर दिक्कत होगी आपको। जो आधार से सीडिंग होगा अकाउंट, उस पे डायरेक्ट आपका पैसा चला जाएगा। आधार सीडिंग पूर्ण होने के बाद ही, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें मेंशन है डीबीटी हेतु बैंक खाते सीड नहीं है, वे अपना आवेदन फाइनलाइज नहीं कर सकेंगे। आवेदन केवल आधार सीडिंग पूर्ण होने के बाद ही फाइनलाइज किया जाएगा। आगे बात करें इसमें, तो सूचित करें कि अपना आधार सही बैंक खाते से डीबीटी हेतु सीड है, अन्यथा छात्रवृत्ति की राशि आपके खाते में प्राप्त नहीं होगी। मतलब डीबीटी होना चाहिए जिस अकाउंट में आपका चाहिए, या किसी बैंक से आपका सीड होना चाहिए आधार। आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो इनकम जो आपका सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल के बाद की होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 के बाद की होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र पिछले 2 शैक्षणिक सत्रों से वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक मान्य होगा। जाति जो है 2 शैक्षणिक सत्र, मतलब जैसे कि 2 शैक्षणिक सत्र क्या होते हैं? जाति मतलब 2025 से 26 और 26 से 27, ये 2 साल हो गया। तो जाति ये 2 साल का, 2 शैक्षणिक सत्रों के से वर्तमान शैक्षणिक सत्र का होना चाहिए। तो 25 और 2026, 2 साल। उसके बाद आगे बढ़े तो सभी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित तिथि, जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट लगाएँगे, जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाएँगे, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से जो बोनाफाइड जो बनेगा आपका, या जो पे स्लिप होगी आपकी, मतलब जो पेमेंट रिसिप्ट होगी, उसपे जो डेट मेंशन होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31/3, मतलब 31 से मार्च 2027 के बीच की होनी चाहिए। मतलब 1 अप्रैल के बाद का आपका पेमेंट जो रिसिप्ट है, या फिर जो भी बोनाफाइड है, तमाम चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए। उसके बाद आगे बात करें तो आवेदन की स्थिति से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। यदि किसी कारणवश एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो छात्र-छात्राएँ पीएम पोर्टल पर नियमित रूप से
नियमित रूप से लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देखते रहे हैं तथा आवश्यक होने पर निर्धारित समय पर मतलब आपको एसएमएस के माध्यम से आपकी जो स्थिति है, मतलब आपने जो आवेदन किया है उसका एक चरण होता है, 3-4 स्टेप के बाद ही पेमेंट मिलता है। वो बहुत जगह वेरिफिकेशन होता है। तो उसके माध्यम से जैसे बढ़ते जाएगा, वेरीफाई होता जाएगा, वैसे मैसेज आता जाएगा आपको। किसी कारणवश अगर मैसेज प्राप्त नहीं होता तो अपने पीएमएस लॉगिन पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, कहाँ तक हुआ आपका जो प्रोसेस है आगे तक बढ़ा। अगर निर्धारित मतलब अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर जो जो भी चीज़ आपको संशोधन करना है, वो कर सकते हैं। हो सकता है कोई चीज़ गलती आपने अपलोड कर दी हो, उसमें टाइम मिलता है, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अपलोड किए गए आय, जाति प्रमाण पत्रों के सफल सत्यापन के बाद ही छात्रवृत्ति राशि है। तो आपने डॉक्यूमेंट डाल दिया उसपे, आय, जाति प्रमाण पत्र जो भी डालना डाल दिया, तो क्या वो वेरीफाई होगा कि हाँ, ये वैलिड है, आपका आय, जाति प्रमाण पत्र फर्जी तो नहीं है। वो सब चेक होने के बाद ही आपकी जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो रिलीज़ की करेंगे लोग। यदि अपलोड किए गए दस्तावेज गलत या अमान्य पाए जाते हैं तो लॉगिन करके सही दस्तावेज संख्या, अगर मान लीजिए उन्होंने वेरीफाई किया और पाया गया कि वो गलत है या अमान्य है, इनवैलिड है, तो आपको क्या करना होगा कि लॉगिन करके जो सही दस्तावेज है या आपने बाद में बनवाया हो दस्तावेज है या फिर और भी कुछ करेक्शन करना है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। आगे बात करें, आवेदन में डिफेक्ट या रिजेक्ट होने पर त्रुटि सुधारने के लिए अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने कुछ गलत डाल दिया और रिजेक्ट हो गया या कुछ त्रुटि पाई गई उसमें, तो उसमें आपको 3 बार अधिकतम मौका मिलेगा ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। इसके बाद त्रुटि दूर न होने पर अगर वो गलती आपने सुधारी नहीं, 3 बार में भी गलती नहीं सुधारी गई, तो आपका जो आवेदन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको कोई उम्मीद नहीं है पैसा आने का, आपका स्कॉलरशिप आने का। यदि कोई छात्र छात्रा इसी पाठ्यक्रम, इसी शैक्षणिक सत्र में किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना लाभ उठा रहे हैं तो उनका पेमेंट, अगर मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार की कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी लॉगिन का मतलब अप्लाई कर रहे हैं और पीएमएस पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक तरफ सेंट्रल से ही पैसा ले रहे हैं और बिहार स्टेट गवर्नमेंट से ही पैसा ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कहीं एक से ही आपको पैसा मिलेगा और दूसरी जगह से रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि पीएमएस वाला पहले वेरीफाई हो गया, अब सॉरी एनएसपी वाला नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल होता है, वो पहले वेरीफाई हो गया, पीएमएस आपने बाद में किया, तो वो पता चल जाएगा उनको, क्योंकि एक आधार से ही लिंक चीजें होती हैं, तो पता कर लेते हैं। तो आपका उस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कहीं एक जगह से ही पैसा उठाएंगे आप। यदि किसी छात्र छात्रा के आवेदन में डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे 15 दिन के भीतर आवश्यक सुधार कर पुनः फाइनलाइज करना अनिवार्य होगा। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है आपके आवेदन में तो मौका मिलेगा आपको 15 दिन का, उसके अंदर जो भी सुधार करना है आपको सुधार कर लेना होगा। निर्धारित अवधि फाइनलाइज नहीं करने पर, अगर आपने गिवन जो टाइम मिला, आपको जो टाइम मिला है उसके अंदर अगर आप ठीक नहीं करते हैं अपने फॉर्म को, अपने जो आवेदन किया है नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस एक एकेडमिक सेशन का, इस साल ये जो 1 साल का जो आपका छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलेगा फिर आपको। तो मैं फिर बता देता हूँ आपको क्या प्रोसेस रहेगा। पहला प्रोसेस ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर जो जो भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा वो आपको अपलोड करना है। फिर आधार सीटिंग स्टेटस देखना होगा, चेक करना होगा, चेक होगा उसमें। फिर फाइनलाइज होगा, फिर इंस्टीट्यूशन वेरीफाई करेगा, फिर जिला वेरीफाई करेगा, फिर स्टेट वेरीफाई करेगा, फिर स्कॉलरशिप पेमेंट आपकी रिलीज की जाएगी। आगे बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको। पहला है आधार कार्ड तो होना जरूरी है, फिर इनकम सर्टिफिकेट जो कि अप्रैल के बाद का होना चाहिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर 10th का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर बोनाफाइड जो कि इंस्टीट्यूट जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो बना के देगा आपको, फिर फी रिसिप्ट भी जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो जो उनका 1 साल का जो फीस बनता है वो मिलेगा। चाहे बहुत सारे बच्चे अभी अभी गए हैं जिनका सेमेस्टर वाइज है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही उन्होंने पेमेंट किया तो उनका एक सेमेस्टर का ही रिसिप्ट मिलेगा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट मार्कशीट मतलब कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए हैं, सेकंड ईयर मान लीजिए सेकंड ईयर का आप अभी अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो मार्कशीट होगा, लास्ट मार्कशीट, वो आपको चाहिए। फोटोग्राफ चाहिए आपका, और आधार सीड बैंक, मतलब जो बैंक आधार से सीड है जिस पे सरकार डायरेक्ट पैसा आपको भेजेगी, वो सीड होना जरूरी है, मतलब लिंक होना जरूरी है।
और उसके बाद आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आधार किस बैंक से सीड है। अगर नहीं सीड होगा तो फिर बैंक जाके सीड ज़रूर करवाइए, क्योंकि सरकार फिर सीडिंग के हिसाब से पैसे भेजेगी। जो आधार से जो बैंक सीड होगा उस पे डायरेक्ट पैसा चलाएगा। भले ही आपके पास 3-4 अकाउंट क्यों ना हो, जिससे सीड होगा, जिससे लिंक होगा, मान लीजिए सीधे समझिए लिंक होगा, उसी पर डायरेक्ट सरकार पैसा भेजेगी। अगर ये ईबीसी बीसी पोर्टल है और एचटीसी पोर्टल पे एचटीएससी के लिए होगा, और उन 19-20 के लिए तमाम है, और ये कोई करेक्शन करना है तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये मेंशन हो रखा है। तो छात्रवृत्ति, हाँ, अब बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन यहाँ होगा। उसके बाद पहले का चेक करना है किसी स्टूडेंट का, उनके लिए है ये, स्टेटस क्या है, और तमाम चीज़ यहाँ मेंशन है, कब से कब तक ये अप्लाई होगा। उसके बाद ये पहले का है 2024-25 सेशन का है, जो कब हुआ था ये मेंशन है यहाँ पर। इसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं पिछली बार आपका पैसा जिनका अटका हुआ है या कहाँ तक प्रोसेस हुआ है, वो सब वहाँ दे सकते हैं पिछला लॉगिन करके, पिछले एकेडमिक ईयर का। और 2-3 बात और बता दूँ मैं, इसमें 10th के बाद जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 12th में हो, ग्रेजुएशन में, पीजी कर रहे हो, कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कहीं से कुछ कर रहे हो, प्राइवेट, सरकारी, सेंट्रल, कहीं से भी कोई कोर्स कर रहे हो, यहाँ तक कि पीएचडी भी कर रहे हो, तो आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है? और वो स्कॉलरशिप तो मिलेगी मिलेगी, साथ में कहीं से भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बिहार का है ये बिहार में करना पड़ेगा, बिहार के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा, नहीं। आप भारत के कहीं भी जो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज है, या फिर किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज है, आप वहां से कर रहे हैं कोई भी तरह का कोर्स, तो आपको पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कि पैसा कितना मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है, वो सारा डिपेंड करेगा कि आपका फी कितना जमा हुआ था, 1 साल का या 6 महीने का। उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट तय करती है कि इनको 10% देंगे कैटेगरी के हिसाब से, कि 15% देंगे, जो भी हो वो गवर्नमेंट तय करती है कितना देना है उनको। और सारा डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी इनकम कितनी है मिनिमम, जो कि यहाँ पे बताए रखिए कि मिनिमम होनी चाहिए इनकम यहाँ पे। तो ये सब मैटर करता है कि आपकी कितने फी आपने जमा किए हैं, ट्यूशन फी कितनी जमा की थी, और सरकार आपको कितना दे रही है, 10% दे रही है, 15% दे रही है। वो हर फी के हिसाब से, हर इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो अलग-अलग है। तो सरकार तय करती है कितना देनी है। तो मैंने इससे संबंधित जो भी चीज़ थी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर आपके नज़दीकी संबंध में कोई ऐसे व्यक्ति है जो जो एलिजिबल हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर ही लें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से जो भी वीडियो बनाऊँगा आप तक पहुँच जाएगा, और इसका आप लाभ उठा सकते हैं और आप क्विक अपडेट हो सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि वो टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, 15 सितंबर बहुत नज़दीक है, तो अगर कोई इच्छुक हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको अप्लाई करें, और जो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप मिल रही है ईबीसी, ओबीसी, एसटी-एससी वाले जो भी कैंडिडेट है, इसका लाभ ज़रूर उठाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसको शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो, नई जगह के साथ। थैंक यू।